मैं आलोक सिंह। इससे पहले मैंने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इसके पहले वाले वीडियो में बाबर पर चर्चा की थी। आज मैं हुमायूं पर चर्चा करूंगा। फरगना से उज़्बेक शासकों द्वारा भगाए जाने के बाद बाबर ने अदम्य साहस, बहादुरी और इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भारतीय साम्राज्य को प्राप्त किया था। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में मुगल सिंहासन पर बैठा, लेकिन हुमायूं बाबर द्वारा प्राप्त किए गए साम्राज्य को संजो कर नहीं रख सका। इसका कारण यह था कि हुमायूं बाबर की तरह मजबूत इरादों वाला बादशाह नहीं बन सका। यही कारण है कि जो साम्राज्य हुमायूं ने बाबर से उत्तराधिकार में 1530 में प्राप्त किया था, ठीक इसके 10 वर्ष बाद अर्थात 1540 में हुमायूं ने उस साम्राज्य को शेर शाह के हाथों गंवा दिया। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का अपने भाइयों में बंटवारा किया। उसके प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, परंतु हुमायूं के भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों अर्थात शेर शाह के सामने फीका पड़ गया। अगर इतिहास में हुमायूं एक बदनसीब बादशाह के रूप में जाना जाता है तो इसके प्रमुख रूप से 3 कारण थे। एक तो उसके अपने भाई, जिनकी प्रतिद्वंदिता के चलते हुमायूं कभी उनसे उबर नहीं पाया। दूसरे, हुमायूं के अफगान शत्रु, जो पूरी भारत में लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जा रहे थे। और हुमायूं की तीसरी कमजोरी थी उसकी व्यक्तिगत दुर्बलताएं। हुमायूं स्वभाव से दयालु था और उसमें कठोर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। लेन पुल ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर शाह अर्थात शेर खां था। शेर खां बचपन से ही अत्यधिक चतुर और बहादुर व्यक्ति था। अपनी चतुराई और बहादुरी के बल पर ही शेर खां अफगानों के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरा था। शेर खां प्रारंभ से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़कर भारत पर फिर से अफगानों का राज स्थापित करना चाहता था। और 1530 में हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही जब हुमायूं और शेर खां के मध्य प्रतिद्वंदिता का दौर शुरू हुआ तो दोनों के मध्य बहुत सारे दांव पेच चले गए। लेकिन हुमायूं और शेर खां के मध्य हुए 2 प्रमुख युद्धों ने भारत में हुमायूं के भाग्य का निर्णय कर दिया। ये 2 युद्ध थे 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध 1539 में बक्सर के निकट हुआ, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुई। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। चौसा के युद्ध में पराजय मिलने पर हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले में उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि चौसा के युद्ध के तत्काल बाद ही शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और यहाँ तक कि सिक्का ढलवाने का भी आदेश जारी किया। लेकिन हुमायूं और शेर खां के मध्य प्रारंभ प्रतिद्वंदिता का असली निर्णय 1540 में हुए कन्नौज के युद्ध में हुआ। कन्नौज का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें हुमायूं की अंतिम रूप से पराजय हुई। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है और इसके बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। उत्तर भारत की सत्ता अफगानों के हाथ में आने के पश्चात हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा और उसने ईरान के सफावी शासक के दरबार में शरण ली। परंतु ईरान पहुंचने से पहले ही रास्ते में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया। 1542 में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ।
इस प्रकार जब अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, तो हुमायूं के हाथ में कुछ भी नहीं था और उसका साम्राज्य भी उसे छीन चुका था। भारत से निर्वासित होने के बाद से ही हुमायूं भारत पर पुनः अधिकार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा और इस क्रम में 1555 में मुगलों और अफगानों के मध्य 2 युद्ध हुए। दोनों युद्ध 1555 में ही हुए। पहला युद्ध था मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा युद्ध था सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगलों ने अफगानों को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसके बाद हुए सरहिंद का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने अफगानों को अंतिम रूप से पराजित किया। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था और सरहिंद के युद्ध के पश्चात ही भारत का राज सिंहासन एक बार फिर मुगलों के हाथ में आ गया। इस प्रकार 1555 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, किंतु दुर्भाग्य से हुमायूं बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। एक दिन जब दिल्ली के दीनपनाह भवन में हुमायूं टहल रहा था तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार 1556 ईस्वी में हुमायूं इस संसार से विदा हो गया। लेनपुल ने हुमायूं के जीवन का और उसके शासनकाल का अध्ययन किया है। इतिहासकार हैं लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। बैरम खां हुमायूं का योग्य और वफादार सेनापति निकला, जिसने न केवल हुमायूं के निर्वासन काल में बल्कि पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में भी हुमायूं की बड़ी मदद की। हुमायूं का पुत्र बाद में हुमायूं का पुत्र अकबर भी बाल्यावस्था में ही सिंहासन पर बैठा था और शासक बनने के बाद 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में ही रहा था। अबुल फजल, जो कि अकबर का दरबारी था, अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया है। इंसान ए कामिल का अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं है, आप पता करके बताइएगा। दोस्तों, इस प्रकार आज हुमायूं पर चर्चा समाप्त हुई। अगले वीडियो में मैं शेर शाह पर चर्चा करूंगा, लेकिन आज समय थोड़ा बचा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि शेर शाह का संक्षिप्त परिचय दे दूं। शेर शाह यूं तो बचपन से ही चालाक और बहादुर था, लेकिन इतिहास के पटल पर शेर शाह सबसे पहले हुमायूं के शासनकाल में आता है। शेर शाह ने हुमायूं की कमजोरियों को पहचाना और उसके खिलाफ तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाई। शेर शाह ने हुमायूं के खिलाफ हर तरह के दांव पेच, छल कपट, बहादुरी, युद्ध का प्रयोग किया और अंत में हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया। शेर शाह भारत में अफगान शक्ति की ही उपज था, वही अफगान जिन्हें बाबर ने पराजित किया था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह का पिता हसन खान जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। उस समय जौनपुर दक्षिणी बिहार सूबे के अंतर्गत आता था और दक्षिणी बिहार सूबे का सूबेदार था बहार खान लोदी। कहा जाता है कि बहार खान लोदी ने फरीद को शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। अपनी प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति को शेर खान ने राजनीतिक विवाहों के द्वारा मजबूत बनाया। शेर खां का जीवन और उसका संघर्ष काफी रोचक है, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि मैं शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। दोस्तों, अपनी चर्चा के क्रम में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि अनावश्यक तथ्यों से आपको बचा सकूं। मेरा उद्देश्य केवल उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखना है जो कि अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा को मैं विराम देता हूं। नमस्कार।